नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़्यादा शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ, आपके अपने प्यारे से परिवार रोज़गार विद अंकित एप्लीकेशन पर। सभी प्यारे बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाओ और क्लास को बताओ कि कैसी आपको क्लास दिख रही है? आवाज़ वगैरह सही आ रही है क्या? आपको कोई दिक्कत क्लास को लेकर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग सभी बच्चों को, सभी प्यारे साथियों को हमारा प्रणाम है, सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार है और सभी प्यारे बच्चे जो हैं बहुत बेसब्री के साथ क्लास का इंतज़ार कर रहे हैं और क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है। तो खाना वाना सबने खा लिया होगा। 3 बज रहे हैं, 3 बजे तक आप लोग अपना दोपहर का खाना बिल्कुल खा चुके होते हो। तो बिल्कुल अब तो वो बस आपके शरीर में डाइजेस्ट हो रहा होगा, और कैसे कैसे डाइजेस्ट हो रहा होगा वो आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि कौन कौन से एंजाइम आपके शरीर में कौन कौन से पोषक पदार्थ को पचा रहे हैं। अब हमारी बात चल रही है श्वसन की, अब हमारी बात चल रही है रेस्पिरेशन की। तो कल की क्लास में मैंने आपको कहा था कि आपका जो ग्लूकोज, खाने से जो ग्लूकोज बनता है, जब वो आपके शरीर में जाकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होता है तो वही क्रिया कहलाती है श्वसन। आपने बात करी थी कि श्वसन के लिए जो इस्तेमाल ऑर्गन है हमारे शरीर में वो होते हैं हमारे फेफड़े। फेफड़ों के अंदर पाई जाती हैं एल्वियोलाई, जो कि गैसों का एक्सचेंज करती हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कल की क्लास में एल्वियोलाई के बारे में। तो आइए आज भी जो हमारी चर्चा होगी वो एल्वियोलाई के बारे में होगी। एल्वियोलाई जिसको कहते हैं कूपिकाएं, और ये कूपिकाएं जो हैं आप लोगों का आज मतलब ये चैप्टर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो भाई एल्वियोलाई के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, कूपिकाओं के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि ये आपके फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई है। कल मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, डाउट पीछे तो कैसे मैसेज जाएगा? बेटा डाउट पूछने के लिए आप यहाँ भी कर सकते हो, मुझे दिखा मैसेज तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है मैम, मैंने आज से क्लास स्टार्ट करी है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप लोग क्या कर सकते हो, डाउट पूछने के लिए टेलीग्राम पर भी मुझे टैग कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का दिल्ली पुलिस यकीन बैच के नाम से, वहां आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत से बच्चों के रमजान चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, जब आप अपना जो रमजान है उसको खोलते हो तो तब आप खाना खा सकते हो। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब कूपिकाएं जो होती हैं ये क्या काम करती हैं? बेसिकली कूपिकाओं का क्या काम होता है? तो कल मैंने कहा था गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ अंगूर के जैसी होती हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है या गुब्बारे होते हैं वैसी होती है। कई बार थैलेनुमा संरचना भी इनको कह देते हैं कि थैले के समान होती है। अब इनके बारे में मुझे आपको समझाना है कि ये कैसे गैसों का एक्सचेंज करती हैं। तो हमने इनके बारे में पढ़ा था कि इनमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। यहाँ पर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, आदान प्रदान करती है। तो फेफड़ों में वो कौन सी संरचनाएं हैं जो गैसों का आदान प्रदान करती हैं? आप कहते हो एल्वियोलाई। इनके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब मैम जो एल्वियोलाई होती हैं इनके अंदर बेसिकली कौन कौन सी गैसेस हैं जो भरी हुई होती हैं? तो आइए भाई, यहाँ पर आप लोगों को जो गैस मिलती है, मेन मेन गैस में बता रही हूँ। आपके पर्यावरण में जितनी भी गैसेस हैं, जब आप सांस लेते हो तो वो सांस के साथ अंदर जाती हैं ऐसे। इस कमरे में जितनी भी गैस थी वो मेरे सांस के साथ अंदर गई। अब मेरी एल्वियोलाई में भर गई, वो गैसें भर गई। अब एल्वियोलाई से ही जो ऑक्सीजन है वो मेरे ब्लड में घुल रही होगी जाकर। तो यहाँ पर मेनली कौन कौन सी गैसेस होती हैं? 21% में आपकी एल्वियोलाई में होती है ऑक्सीजन, 79% में आपकी एल्वियोलाई में होती है नाइट्रोजन, और बेटा 5 से 6% में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 3 गैस है इंपॉर्टेंटली जो आपकी एल्वियोलाई में भरी हुई होती है। मान लो ये तुम्हारी कूपिका है, मान लो ये तुम्हारी एल्वियोलाई है। जब तुमने लिया सांस, तो सांस के साथ ऐसे ऐसे ये सारी गैसेस आकर आपकी एल्वियोलाई में भर जाती हैं। ऑक्सीजन भर गई, नाइट्रोजन भर गई, कार्बन डाइऑक्साइड भर गई, और भी जितनी गैस है सारी आ जाती हैं। अब नीचे ये जो एल्वियोलाई होती हैं इनसे छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं निकलती हैं ऐसे, मतलब यहाँ से छोटी छोटी ब्लड वेसल्स निकलती हैं। ये है रुधिर केशिका, ये होती हैं प्यारे बच्चे रुधिर वाहिकाएं। वाहिकाएं हैं रुधिर, रुधिर वाहिकाएं हैं मतलब ब्लड वेसल।
मतलब ये छोटी छोटी धमनी और छोटी छोटी शिराएं हैं। इन छोटी छोटी धमनियों से क्या होगा, जो आपकी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भरी हुई है, ये ऑक्सीजन इसके ब्लड के अंदर आ जाती है। मतलब ये जो आप लोगों की एल्वियोलाई होती हैं, जो कूपिकाएं हैं, इनसे छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं जुड़ी रहती हैं। ये रुधिर वाहिकाएं क्या करती हैं, ये रुधिर वाहिकाएं ऑक्सीजन को खींच कर ले आती हैं रुधिर के अंदर। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन भरी हुई है वो ऐसे ऐसे आ जाती है प्यारे बच्चे ब्लड के अंदर। तो इस तरीके से ब्लड जो है, पूरे ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाता है। किसके द्वारा? एल्वियोलाई के द्वारा। तो आप लोगों की जो एल्वियोलाई है, इनमें ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाती है। तो मैम ऑक्सीजन ही क्यों ब्लड में गई? यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड भी था, यहाँ पर तो नाइट्रोजन भी था, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ये सारी गैसेस क्यों नहीं गई हमारे ब्लड में? तो ये भी आपको पूछा जाता है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि एल्वियोलाई के अंदर जब गैसों का आदान प्रदान होता है तो ऑक्सीजन ब्लड में क्यों जाती है। ठीक है, चलो भाई, इसके दो दो कारण होते हैं। ये आपकी एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नीचे आपका ब्लड बह रहा है, ये आप लोगों का ब्लड है, ये आप लोगों का क्या बह रहा है बच्चा? ब्लड। तो मैडम जी ये तीन गैसेस हैं, इन तीन गैसों में ऑक्सीजन ही क्यों ब्लड में आ जाती है? ये ऑक्सीजन ही क्यों ब्लड में आती है? नाइट्रोजन क्यों नहीं आई ब्लड में? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं आई ब्लड में? तो यहाँ पर ये ब्लड में इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि कंसंट्रेशन जो है, देखो बड़े ध्यान से समझना, एक टर्म होती है सांद्रता, सांद्रता जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, जिसको कहा जाता है कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं भाई प्यारे बाल को? कंसंट्रेशन कहते हैं इसको। मैम आप हिंदी लैंग्वेज का यूज करो प्लीज। मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया था क्या मैंने? क्या मैंने इंग्लिश लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया था क्या? हाँ बेटा, ये ऑलमोस्ट परसेंटेज इतना ही आप लोगों को दिया हुआ होता है पेपर में। कितनी परसेंट ऑक्सीजन होगी? 21%। 79% में नाइट्रोजन और 5-6% में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, यही परसेंटेज आपको याद रखना है। अब हमने बात करी कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में क्यों मिल गई जाकर, ये ब्लड है, यहाँ पर ऑक्सीजन ही क्यों मिली? तो इसका पहला कारण होता है सांद्रता, कंसंट्रेशन। जो आपका खून है इसमें सांद्रता कम है प्यारे बच्चे। यहाँ पर सांद्रता क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है प्यारे बच्चे? कम। ठीक है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है? अधिक। यहाँ पर सांद्रता क्या है प्यारे बच्चों? अधिक है। यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, मोर कंसंट्रेशन है यहाँ पर लेस कंसंट्रेशन है। अब मैडम जी होता क्या है, यहाँ पर अधिक सांद्रता का मतलब यहाँ पे ज्यादा गैसेस भरी हुई हैं। दिख रहा है ना कितनी सारी गैस भरी हुई है, खचाखच गैस यहाँ पर भरी हुई है। और खून में अभी तक एक भी गैस नहीं है, खून में अभी तक एक भी गैस नहीं है। तो ये जो गैसों के मॉलिक्यूल हैं ये ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलने लग जाते हैं। यहाँ ज्यादा सांद्रता है, यहाँ कम सांद्रता है, तो सारे की सारी गैस यहाँ को आना चाहती है। सारी की सारी गैस कहाँ आना चाहती है? खून में आना चाहती है। ठीक है, सारी की सारी गैस अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में आना चाहती है, मोर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आना चाहती है। बट मैम आ तो केवल ऑक्सीजन ही रही है। तो आ ऑक्सीजन इसलिए रही है क्योंकि ये जो आप लोगों की कूपिका है इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है। ठीक है, इसके चारों तरफ, अरे भैया क्या हो रहा है बोर्ड को, इसके चारों तरफ क्या होती है? एक झिल्ली होती है प्यारे बच्चे, ऐसे इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। इस अर्धपारगम्य झिल्ली को भेदने की जो परमिशन होती है वो ऑक्सीजन को होती है। जब यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इसको भेद पाएगी, जब यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो इसको भेद पाती है, वो आप बाद में पढ़ोगे, अभी आप ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। तो इसके एल्वियोलाई के चारों तरफ होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसके चारों तरफ एक झिल्ली है जिसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है? नाइट्रोजन से कहती है नहीं, ना तो तू जा पाएगी मेरे से क्रॉस कर कर, ना तू जा पाएगी, मेरी तो दोस्त ऑक्सीजन है,
मैं तो ऑक्सीजन के लिए दरवाजा खोलूंगी। तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है एक दरवाजा है जिसने एल्वियोलाई को चारों तरफ से घेरे हुआ है। तो ये एल्वियोलाई क्या कहती है, ये क्या कहती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कि मेरी दोस्त तो ना नाइट्रोजन है ना कार्बन डाइऑक्साइड, मैं तो ऑक्सीजन को परमिशन देती हूँ कि जाओ और खून में मिल जाओ। तो प्यारे बच्चे ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये केवल ऑक्सीजन को अपने आप को क्रॉस करने देती है और ऑक्सीजन इस भित्ति को क्रॉस कर कर, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर कर जाकर मिल जाती है आपके ब्लड में। तो यहाँ पर दो रीजन है जिसके द्वारा ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिलती है। पहला तो सांद्रता, सांद्रता का मतलब क्या कि सारी यहाँ अधिक सांद्रता है यहाँ कम सांद्रता, तो सारी गैसेस यहाँ आना चाहती है कम सांद्रता में, ऑक्सीजन भी आना चाहती है, नाइट्रोजन भी आना चाहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आना चाहती है, बट क्यों नहीं आ पा रही है, केवल ऑक्सीजन क्यों आ रही है? तो इसका दूसरा रीजन ये है कि ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ये ऑक्सीजन को भेद, मतलब ऑक्सीजन इस भित्ति को भेज सकती है, इस झिल्ली को ऑक्सीजन भेज सकती है, तो ये दोनों इसको नहीं भेज सकती, तो ऑक्सीजन इसको क्रॉस कर कर ऐसे करके यहाँ आ जाती है, तो और आकर कहाँ मिल जाती है प्यारे बच्चे, ब्लड में मिल जाती है। क्लियर? तो ये कारण है, आपको पेपर में पूछेगा कि कौन सी प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन हमारे खून में मिल जाती है, तो इस प्रक्रिया का नाम होता है विसरण। विसरण की प्रक्रिया द्वारा जो ऑक्सीजन होती है वो आपके खून में मिल जाती है, विसरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसको ही विसरण कहा जाता है बेटा। जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ कोई भी चीज चलती है तो इसको विसरण ही कहते हैं, यानी कि डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ चली जाती है बेटा, आपके ब्लड में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और भैया कौन सी झिल्ली को भेदकर ऑक्सीजन हमारे रक्त में मिलती है, तो आप कहोगे सेमी परमेबल झिल्ली को भेदकर। तो मैम ये वाली गैस, ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में चली जाती है, ब्लड इसको बहाकर आपकी कोशिकाओं तक लेकर जाता है, आपकी कोशिकाएं ऑक्सीजन को लेकर ग्लूकोज को जलाती हैं और ग्लूकोज जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड आपके खून में मिल जाती है, खून गंदा हो जाता है, वही गंदा खून आपकी जो फेफड़े हैं उनके पास आता है, फेफड़े वापस से अब क्या करेंगे, अगर आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, देखो दो डायग्राम बनाती हूँ, यहाँ पर ये एल्वियोलाई हो गई, ये एक एल्वियोलाई हो गई, है ना, दोनों एल्वियोलाई हैं, इसके चारों तरफ ये भित्ति है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है व्हाइट कलर की, यहाँ पर ये सेमी परमेबल है व्हाइट कलर की। ठीक है, अब क्या होगा, जब आपके पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम मात्रा में है, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में है, तो ये ऑक्सीजन इसको भेद कर आपके ब्लड में मिल जाएगी। भाई ऑक्सीजन ब्लड में चली गई, अब ब्लड ने क्या करा, इस ऑक्सीजन को सप्लाई कर दिया इस ऑक्सीजन को भेज दिया आपकी कोशिकाओं में, कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन गई, कोशिकाओं ने ग्लूकोज को जलाया। ठीक है, अब जब ग्लूकोज जलेगा बच्चा, तो जलने पर जब मान लो ये तुम्हारी कोशिका है और तुम्हारी कोशिकाओं में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन पहुंच गई, ग्लूकोज जल गया, अब कोशिकाएं निकालेंगी कार्बन डाइऑक्साइड, अब इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस आपके ब्लड में मिल जाता है और ये गंदा खून वापस से आपके फेफड़ों तक पहुंचता है और इस बार आपकी एल्वियोलाई क्या करती हैं, इस बार ब्लड में कंसंट्रेशन क्या है प्यारे बच्चे, ज्यादा है, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में अधिक हो जाती है तो ये जाना चाहती है कम की तरफ, ये जाना चाहती है यहाँ, और यहाँ पर ये जो भित्ति होती है इस बार ऑक्सीजन इसको कार्बन डाइऑक्साइड को परमिशन देगी कि मुझको भेद कर यहाँ पर आ जाओ, अंदर आ जाओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अंदर आ जाती है और आपके फेफड़े इसको आपके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो आपके फेफड़ों से ही ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ रही है बेटा, है ना, और आपके फेफड़ों के जरिए ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जा रही है। समझ में आई बात? तो ये जो प्रोसीजर है, एक गैस अंदर आ रही है एक गैस बाहर जा रही है, ये किसके द्वारा होता है, एल्वियोलाई के द्वारा, ये कूपिकाओं के द्वारा हो रहा है बेटा। आपने पढ़ा है कि आपकी बॉडी में दो तरीके के खून रहते हैं, गंदा खून, अच्छा खून। अच्छा खून वो है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और गंदा खून वो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कब ज्यादा होगी, जब आपकी कूपिकाओं में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होगा। ठीक है, और भैया आपके ब्लड में आपका गंदा खून जो होगा इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा होगी, तो वो ब्लड से यहाँ जाएगी और आपके जो फेफड़े हैं वो उसको बाहर निकाल देंगे। समझ में आई बात? बताओ, बात समझ में आ गई बच्चा?
तो सारा का सारा खेल आपकी क्लास का, आपके क्या है प्यारे बच्चे, आप लोगों की एल्वियोलाई का है। आपके फेफड़ों में ये जो गुब्बारे की जैसी संरचना है, यही तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन को भेजती है, और यही आपके ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, ग्लूकोज जल जाएगा आपकी कोशिकाओं का, आपकी कोशिकाएं ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगी, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकालकर आपके फेफड़ों से फेंकती हैं बाहर। तो जब आप सांस ले रहे हो, देखो, तो जब मैंने सांस अंदर खींचा तो ऑक्सीजन गई अंदर, जब मैंने सांस बाहर छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड आई बाहर। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, आपने पढ़ा एल्वियोलाई में होता है। तो गैसों का आदान प्रदान करती है कूपिकाएं, ठीक है। तो ये होता है गंदा खून अच्छा खून कुछ नहीं, अच्छा खून वो जिसमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, गंदा खून वो जिसमें ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वही खून बार बार अच्छा होता है, वही खून बार बार गंदा होता रहता है। अच्छा खून गंदा खून आपका जो फिल्टर करते रहते हैं वो फेफड़े करते हैं, ऑक्सीजन मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालकर, ठीक है। तो ये आप लोगों का एल्वियोलाई का काम होता है। इतनी चीजें आपको एल्वियोलाई से पढ़नी है। अब आ जाओ आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आप लोगों के शरीर के अंदर जो श्वसन होता है, या आपकी कोशिकाओं में जो श्वसन की क्रिया होती है, वो कितने प्रकार की होती है। तो हेडिंग डालेंगे कोशिकीय श्वसन, हेडिंग डालेंगे कोशिकीय श्वसन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, हेडिंग डालेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो प्यारे साथियों, हमारे शरीर में जो कोशिका है इसमें दो तरीके का श्वसन होता है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें दो तरीके का श्वसन होता है। एक होता है वायवीय श्वसन। क्या होता है बच्चा, वायवीय श्वसन, जिसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन आता है कि दूसरा अवायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन दूसरा होता है बच्चा अवायवीय श्वसन। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा अगर आप चीजों को समझोगे। एन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो भाई श्वसन जो होता है ये दो तरीके का होता है। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन दो तरीके का होगा। हमारी कोशिकाओं में जब श्वसन की क्रिया होती है तो दो तरीके से होती है, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। सबसे पहला प्रश्न कि मैम अवायवीय श्वसन या वायवीय श्वसन होता क्या है, तो भाई बात करेंगे वायवीय श्वसन की, ठीक है। उबासी इसलिए आती है जब हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जब आपके खून में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो आपको नींद आएगी, ऐसे मुंह फाड़ोगे, उबासी आती है फिर, ठीक है। ठीक, समझ में आ गई बात। भाई दिलीप जी, कुछ अपवाद भी होते हैं हमारे पास, है ना, कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक है। फिगर बनाना पड़ेगा क्या दी, नहीं बेटा बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है चीजों को। आ जाओ आगे बात करते हैं। साइनस की प्रॉब्लम आपकी सांस से संबंधित है। जब हमारी नाक के अंदर ये जो पोर्स होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर ब्लॉक कैसे होते हैं, मास यहाँ पर बढ़ जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है आपकी नोज के अंदर, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं जिससे आपको सांस नहीं आता, और आपको खिंच खिंच कर सांस आता है, और नाक यहाँ से मोटी हो जाती है, उसी को कहते हैं साइनस, ठीक है। अब सुनो कहानी यहाँ पर। वायवीय श्वसन जो होता है ये क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है वायवीय, वायवीय मतलब वायु, और वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो लिखोगे ऐसा श्वसन, या आप लोग बताओगे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जिस श्वसन को करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो कौन सा श्वसन होता है, तो कहोगे वायवीय श्वसन। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इसको करने के लिए, आप बताएंगे नीड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये श्वसन होगा ही नहीं। मैम इसका नाम क्या है, अवायवीय श्वसन, मतलब अवायवीय मतलब कोई वायु की जरूरत नहीं है, कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखोगे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता प्यारे बच्चे बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है,
ठीक है। तो ऐसा श्वसन जिसको करने के लिए ऑक्सीजन नहीं हो चाहिदा, ठीक है। तो भैया यहाँ ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन नहीं चाहिए। नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, नो नीड्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट। आगे बात करेंगे कि मैम जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, इसमें जो वायवीय श्वसन है, ये इसका क्या नाम है? इसका कुछ और नाम भी है क्या? तो हाँ भाई प्यारे बच्चों, वायवीय श्वसन को हम क्रैब साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे क्रैब चक्र भी कहा जाता है। इसे क्रैब चक्र, क्रैब चक्र या सिट्रिक एसिड चक्र, ठीक है, या क्या बोलते हैं भैया? सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। तो इसके ये दो नाम और हैं। इसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग क्रैब साइकिल भी कहते हैं और इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, यानी सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है आपका, मैं इस पे इम्पोर्टेंट लिख रही हूँ, ठीक है। तो जो आप लोगों का वायवीय श्वसन होता है, इसको अगर आप देखें तो इसका ही नाम होता है क्रैब चक्र या इसी का नाम होता है सिट्रिक एसिड चक्र। तो लिखोगे ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल एंड सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्लियर। इसको हम लोग क्रैब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। मैम ऐसा क्यों? अभी बताऊंगी, पहले इसका भी नाम सुन लेते हैं। इसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? तो भैया इसको हम लोग कहते हैं, इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? जल्दी से कौन बच्चा बताएगा? इसको हम लोग कहते हैं EMP पाथवे। क्या कहते हैं बच्चा? इसको हम लोग EMP पाथवे के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? EMP पाथवे। तो इसको हम लोग हिंदी में लिखूं मैं तो पहले मैं यहाँ से लिख देती हूँ, इसको हम लोग EMP पाथवे कहते हैं। तो आपको पेपर में आएगा कि कौन सा श्वसन है जिसको EMP पाथवे के नाम से जाना जाता है, इसे ही कहते हैं भाई EMP पाथवे, अवायवीय श्वसन को। तो लिखेंगे ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? EMP पाथवे कहते हैं। समझ में आई बात? इसको कहा जाता है EMP पाथवे। C3 और C4 क्या है बेटा? वो पौधों में होता है, ठीक है। वो C3 और C4 चक्र जो है वो प्लांट्स में चलता है, तो इसके बारे में भी बताऊंगी, वो प्लांट्स के अंदर होता है, क्लियर। बेटा नाक के मांस जब बड़ा हुआ होता है तो उसको सर्जरी द्वारा ही निकाला जाता है, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं, हमारी भी बात सुन लिया करे, क्लास बार बार रुक रही है। अच्छा ऐसा हो रहा है क्या मैम? निमोनिया क्या होता है बेटा? निमोनिया वगैरह को सब पढ़ेंगे, अभी हम जब बीमारियां वाला चैप्टर पढ़ेंगे, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, तो इसको अभी आप क्लियर करें, बाकी आगे पढ़ेंगे, क्लियर। हाँ जी, बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आएगा। आ जाओ आगे बात करते हैं कि मैम इसको क्रैब चक्र क्यों कहते हैं, इसको हम लोग EMP पाथवे क्यों कहते हैं। तो चलिए आइए एक बार फिर से हम लोग हेडिंग डालते हैं, एक बार फिर से लिखेंगे वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ठीक है। और एक बार फिर से लिखेंगे अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, यानी कि हिंदी में तो मैंने लिख दिया, इंग्लिश में भी मैं फिर से लिख रही हूँ, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, बड़े ध्यान से आप लोग समझेंगे। इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी अभी मैंने कहा था कि वायवीय श्वसन को क्रैब चक्र कहते हैं, क्योंकि इसकी जो खोज करी थी ना, वो एक क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। जैसे भाई मैं किसी की खोज कर दूं
तो उसको कहा जाएगा भावना चक्र। भावना चक्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भावना मैम ने उसकी खोज करी है। वैसे ही क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी। तो आप लोग बताओगे कि क्रैब ये जो ये होता है वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, इसकी खोज किसने करी थी आपको पूछे तो भैया इसकी जो खोज करी थी वो करी थी क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था सर हैंस क्रैब। तो सर हैंस क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। ठीक है, तो सर हैंस क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग क्रैब साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो चक्र है ये सिट्रिक एसिड साइकिल से शुरू होता है। सिट्रिक अम्ल चक्र से इस साइकिल की शुरुआत होती है, इसीलिए इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। मैम इसको आपने कहा कि इसको कहते हैं ईएमपी पाथवे, तो इसको ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं? इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो इस चक्र की जो खोज करी थी ना वो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर करी थी। किस किसने? ईएमपी ने करी थी। ईएमपी मतलब ई का मतलब एबेंडन, ठीक है, एबेंडन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था भाई, एबेंडन। ठीक है, तो एबेंडन नाम के साइंटिस्ट ने मेयरहोफ, एम का मतलब है मेयरहोफ, ठीक है, मेयरहोफ ने खोजा था, मेयरहोफ। ठीक है, और मैम तीसरा है पारनास। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, एबेंडन, मेयरहोफ और पारनास। इन तीनों ने मिलकर इसको खोजा था भाई, तभी इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं तभी इसको हम लोग कह देते हैं कि ये होता है ईएमपी पाथवे। ठीक है, ईएमपी, इसको आर मत समझ लेना, ये मैंने निशान लगाया कभी आर बन जाए, इसको कहते हैं ईएमपी पाथवे। एबेंडन, मेयरहोफ, पारनास, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इसको खोजा, इसीलिए इसको कहते हैं ईएमपी पाथवे। अगला पॉइंट है कि मैम वायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? यह हमारी कोशिका के किस भाग में होती है? तो लिखोगे यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। बेटा बहुत बार प्रश्न आया है, ये कोशिका के सूत्रकणिका में होती है। आप पढ़ चुके हो ना कोशिका वाले चैप्टर में, सूत्रकणिका क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कहाँ होती है भाई? वायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका में कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो लिखोगे इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, याद रखोगे। क्लियर? तो ये कहाँ पर होकर चलता है आप लोगों को बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया में। मैम ये कहाँ पर होता है? तो आप लोग बताकर चलते हो यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है, यह कोशिका द्रव्य में होता है। तो आप लोगों को बताना है कि ये कोशिका द्रव्य में होता है। अभी समझाऊंगी डायग्राम से तो आपको समझ में आएगा। तो ये कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने दोनों पर आपको इंपॉर्टेंट लिख दिया है क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। तो इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, तो ये कहाँ होती है प्यारे बच्चे? साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये कोशिका के इसमें होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये कोशिका द्रव्य में होती है। तो दोनों की रिएक्शन कहाँ कहाँ होती है ये भी पूछा जाता है। आपकी जो कोशिका होती है, फॉर एग्जाम्पल देखो समझना यहाँ पर बहुत अच्छे से, ये हमारी कोशिका है। आप कोशिका के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको पता है कि कोशिका में एक लिक्विड भरा रहता है ना, जैसे कि ये पूरी कोशिका में एक तरल भरा हुआ है। इस तरल को क्या कहते हैं बच्चों? इस लिक्विड को क्या कहते हैं? आपने कहा मैम कोशिका द्रव्य। हमारी कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है वो होता है कोशिका द्रव्य। तो ये पूरा वाइट जो आपने बनाया है कोशिका द्रव्य, ये पूरा वाइट जो आपने बनाया है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इसके अंदर कैसी श्वसन की क्रिया होती है? तो आप कहोगे यहां पर होता है अवायवीय श्वसन। तो इस पूरी सफेद जगह में अवायवीय श्वसन होगा। अब इसके अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो भाई ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारी कोशिका का क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है। तो आपको पूछेगा कि पूरी कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसमें कौन सा श्वसन होगा? तो आपने कहा अवायवीय, आपने कहा अवायवीय श्वसन होता है यहाँ पर, यानी कोशिका द्रव्य में अवायवीय श्वसन होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्लियर? लेकिन मैम एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय श्वसन।
तो वायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ होगी, आप लोग बताकर चलते हो माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। तो ये बहुत अच्छे प्रश्न है जो पेपर में आपको पूछे जाते हैं। तो एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, आप लोगों को दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें चिढ़ा रही हूँ, ही ऐसे करके, दांत जैसे नहीं लग रहे हैं, है ना। जो अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे ये दांत हो, जैसे ये मेरे दांत है और मैं तुम्हें ऐसे ऐसे चिढ़ा रही हूँ हंसकर। बस इसकी आंख, नाक और कान और बना दो। अब देखो ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल जैसे तुम्हें ये चिढ़ा रहा हो। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर आप लोगों ने बताया कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसी के अंदर होता है कौन सी क्रिया, वायवीय श्वसन, और अवायवीय श्वसन की क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। ये ब्लॉकबस्टर पॉइंट है जो आपको पेपर में आता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा कि मैम वायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है ये अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें कितने एटीपी बनते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं वायवीय श्वसन की। तो वायवीय श्वसन जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा इसमें कितने एटीपी बनते हैं और अवायवीय श्वसन की क्रिया में कितने एटीपी बनते हैं, ये और आपको पूछा जाता है। तो आइए भाई बात करते हैं एनाएरोबिक की भी। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पर अगर हम एटीपी की बात करते हैं, आपने माइटोकॉन्ड्रिया वाले चैप्टर में पढ़ा था एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर कितने एटीपी बनते हैं, तो आप बताते हो 36 एटीपी। आपको कभी भी पूछे कि वायवीय श्वसन जो होता है इसमें कितने एटीपी बनते हैं, तो 36 एटीपी, क्योंकि ये बड़े जीवों में होता है। और एटीपी होते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये एटीपी से ही हमारे अंदर एनर्जी बनती है हमारी कोशिका में। तो जितनी ज्यादा हमारे अंदर एनर्जी है उतने ही हम काम कर पाते हैं। हम बहुकोशिकीय जीवों में एनर्जी ज्यादा होती है तो हमारे अंदर एटीपी भी ज्यादा बनते हैं। जबकि अवायवीय श्वसन के अंदर अगर आपको पूछता है कि कितने एटीपी बनते हैं तो आप लोग बताकर चलते हो कि यहाँ पर तो 2 ही एटीपी बनते हैं, क्योंकि अवायवीय श्वसन की क्रिया एक कोशिकीय जीवों में होती है। छठा पॉइंट, अब छठा पॉइंट पूछेगा कि वायवीय श्वसन जो होता है इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है। अंतिम उत्पाद, अभी इनके उदाहरण भी लिखवाऊंगी बेटा। अंतिम उत्पाद पहले लिखो कि वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है। जब आप लोगों के शरीर में वायवीय श्वसन की क्रिया होती है तो ये क्रिया जब पूर्ण हो जाती है तो बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, बताओ, फटाफट बताओ, ठीक है। मैम ये तो आप ही हो, हाँ ऐसा हो सकता है कि वो मैं ही हूँ, ठीक है। मैम एटीपी का इमेज, एटीपी का इमेज, बेटा एटीपी का कोई इमेज नहीं होता। एटीपी के बारे में मैंने आपको जब सेल वाला चैप्टर पढ़ाया था वहां भी इनकी इमेज दिखाई थी। ये कुछ नहीं है, बस एक चैन सी होती है ऐसे ऐसे। और एटीपी की फुल फॉर्म भी लिखवाई थी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार लिखवाई थी, ठीक है। जब अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं कि आप लोगों का जो वायवीय श्वसन होता है तो इसके बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं। बाय प्रोडक्ट का मतलब अंतिम उत्पाद। अब तुम भी बताओगे मुझे कि क्या होते हैं। तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारे अंदर इन दोनों में से कौन सा श्वसन होता है। आप कहोगे मैम हम ये वाला श्वसन करते हैं, वायवीय श्वसन। नॉर्मली आप वायवीय श्वसन करते हो। अगर मैं आपको एक डब्बे में बंद कर दूं तो आप मर जाओगे दम घुटने से। क्यों मर जाओगे, क्योंकि डब्बे में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और आपको तो श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है भैया, वही होता है वायवीय श्वसन। तो आपको तो ऐसा श्वसन चाहिए जहां ऑक्सीजन होगी। अगर मैं आपको पानी में डाल दूं, पानी में डूबने से मर जाओगे। क्यों मर जाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दम घुट जाएगा, मर जाओगे। तो हमारे अंदर होता है वायवीय श्वसन, ठीक है। अब जब हमारे अंदर वायवीय श्वसन हो रहा है तो वायवीय श्वसन जो होंगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगा वायवीय श्वसन, तो आप F1 पार्टिकल क्या है बेटा, ऑक्सीसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको ऑक्सीसोम कहते हो, इन्हीं को ही F1 पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि जब आप सांस लेते हो तो बाय प्रोडक्ट क्या करते हो। जैसे अभी मैं सांस ले रही हूं, तो मतलब ऑक्सीजन मैंने अंदर ली और बदले में मैं जो बाहर छोड़ रही हूँ वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी
और हीट छोड़ रही हूँ। तो अवायवीय श्वसन या वायवीय श्वसन का बाय प्रोडक्ट जब भी पूछे तो पहले हम बात कर रहे हैं वायवीय की। तो यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में पानी और साथ में हीट। मैंने कहा था ना, हीट तो हम निकालते ही हैं बेटा। जब हम श्वसन छोड़ उष्मा मतलब सांस छोड़ते हैं तो साथ में हीट भी रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्यारे बच्चे जो ऊष्मा होती है, ये होता है बाय प्रोडक्ट किसका प्यारे बच्चे? वायवीय श्वसन का। अब कहोगे मैम कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हो, ये तो समझ में आया। हीट निकालती हो, चलो ये भी समझ में आया। पानी कहाँ निकालती हो? हमें तो कहीं पानी नहीं दिख रहा। तो पानी ऐसे दिखेगा भी नहीं। पानी आप लोग वाष्प के रूप में निकालते हो। वाष्प के रूप में कैसे निकालते हो? जैसे कि आप लोग कभी भी अपना फोन चलाना रजाइयों में, अभी आपने रजाई रखी नहीं होगी ना, वैसे अभी सभी की रजाई ऐसे ही होंगी। सर्दी है, अभी थोड़ी कंबल वगैरह निकले रखे होंगे। तो जब आप लोग कंबल में मुंह ढककर ऐसे सांस लोगे ना, तो फोन की ग्लास, इस पे फोन की स्लाइड पर पूरा का पूरा पानी सा जम चुका होगा। तो वो होता है पानी जो आप सांस के साथ छोड़ते हो। कई बार आप गाड़ी के शीशे लगाकर जब सांस लेते हो तो गाड़ी के शीशों पर भाप सी जम जाती है। वो भाप ही तो होती है जो आपके सांस के साथ बाहर आ रही है। तो जब हम श्वसन करते हैं, श्वसन के बाद जब हम बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं तो उनमें पानी भी होता है वाष्प के रूप में। तो पानी ऐसे नहीं है कि फुहार निकलेगी पानी की, पानी होता है प्यारे बच्चे वाष्प के रूप में, वेपर की फॉर्म में। तो जब हम लोग वायवीय श्वसन की क्रिया करते हैं तो पानी भी निकालते हैं वेपर की फॉर्म में। समझ में आई ना बात? कितने बच्चों ने ये करा है? अवायवीय श्वसन कैसे होता है साइटोप्लाज्म में? मैम अवायवीय श्वसन कैसे होता है? साइट प्यारे बच्चों, जो साइटोप्लाज्म होता है ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऑक्सीजन उसी के अंदर जाकर स्टोर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला श्वसन होता है जिसको कहते हैं वायवीय श्वसन। और साइटोप्लाज्म में कोई ऑक्सीजन नहीं होती, इसीलिए वहां पर होता है आपका बिना ऑक्सीजन वाला श्वसन जिसको कहते हैं अवायवीय श्वसन। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आ गई ना बातें? क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब ब्लड में CO2 की मात्रा, बेटा ब्लड में CO2 की जो कंसंट्रेशन है, मैंने कहा ना आप लोगों को कि 2 से 3 या 4 से 5 आप लोगों की हो सकती है परसेंट ओवरऑल पूरे ब्लड की, है ना। अब हमने यहाँ पे बात करी कि मैम इनका अंतिम उत्पाद क्या होता है। आपको पूछेगा कि अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद, अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो आप लोगों को ये भी पूछा जाता है अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद, बाय प्रोडक्ट। ये तो बहुत ज्यादा है जो आपको पूछा जाता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जाता है। इसके ऊपर मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट। तो भैया अवायवीय श्वसन जो होता है, इसके जो अंतिम उत्पाद होते हैं वो भी होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो भी होते हैं एथेनॉल, ठीक, वो भी होते हैं प्यारे बच्चे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, ठीक है, एथेनॉल, एथेनॉल। तो कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल ये बाय प्रोडक्ट होते हैं किसके प्यारे बच्चों? आप बताओगे अवायवीय श्वसन के, अवायवीय श्वसन के। तो ये बाय प्रोडक्ट किसके होते हैं? अवायवीय श्वसन के। अच्छा मैम, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और लैक्टिक एसिड ये कैसे बाय प्रोडक्ट के होते हैं अवायवीय श्वसन के? एक बार हमें समझाओ। तो आ जाओ, पहले मैं आपको इनके एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ, फिर समझाती हूँ कि कौन कौन ये वाले प्रोडक्ट निकालता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट अब हम पढ़ेंगे वायवीय और अवायवीय के बारे में। तो जो वायवीय श्वसन होता है इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मैम ये कौन कौन से जीव करते हैं वायवीय श्वसन? ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कौन कौन से जीवों में होता है? अवायवीय श्वसन, ठीक है, यानी कि एनएरोबिक। ठीक, अब ये जो वायवीय श्वसन की क्रिया होती है ये बेसिकली आप लोग बताकर चलते हो ये बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय दोनों में होती है। बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेल्यूलर, जो बहुत सारी चीजों, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, ये मल्टी सेल्यूलर में भी होगी प्यारे बच्चे। मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल पूछे तो आप लोग बताओगे मनुष्य, भाई आप जानते हो हमारे अंदर होती है, ह्यूमन में, है ना, आप लोग जानते हो, और किस में होती है? मतलब जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं, जैसे हम मनुष्य हो गए,
पेड़ पौधे हो गए, उनमें भी यही होता है प्यारे बच्चे, पादप, पादपों में भी वायवीय श्वसन होता है। प्लांट्स हो गए, ठीक है। आप लोग बताकर चलोगे कि मैम दूसरे जीव जैसे कि बहुकोशिकीय में चींटी भी आ जाती है ना, और दूसरे जितने भी आप देखते हो तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, पक्षी हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गई प्यारे बच्चे, इन सब में होता है वायवीय श्वसन। सबको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। और मैम दूसरा, एक तो बहुकोशिकीय हो गए, और दूसरा ये किस में होता है, ये एक कोशिकीय में भी होता है, ये एक कोशिकीय जीवों में भी होता है, ये एक कोशिकीय में भी होता है बेटा, ये एक कोशिकीय जीवों में भी देखने को मिलता है। यानी कि वायवीय श्वसन दोनों में होता है, बहुकोशिकीय में भी, एक कोशिकीय में भी। तो आप लोग बताओगे सिंगल सेल्यूलर में भी होता है ये। मैम हमसे सिंगल सेल्यूलर के एग्जाम्पल पूछ ले तो आप लोग बताना, अमीबा, बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि जो अमीबा होता है ये कैसे सांस लेता है। तो अमीबा में प्यारे बच्चे यही वाला श्वसन होता है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो इन सब में कैसा श्वसन होता है, आप लोग बताते हो कैसा, वायवीय श्वसन होता है। अमीबा एक कोशिकीय है, बट अमीबा के अंदर जो श्वसन होता है वो कौन सा होगा, वायवीय होगा, यानी उसको भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ठीक है। तो आपने देखा कि वायवीय श्वसन बहुकोशिकीय में भी होता है, एक कोशिकीय में भी होता है ना। अब बहुकोशिकीय के एग्जाम्पल तो तुम बता दोगे, एग्जाम्पल पूछता है एक कोशिकीय के, आपको देगा कि कौन से एक कोशिकीय जीव हैं जिनमें वायवीय श्वसन होता है, तो बताना अमीबा, पैरामीशियम। और यहाँ पर एक और अपवाद आपको लिखना है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको लिखना है बेटा, कवक। कवक के बारे में आज एक नया चीज सुनोगे, कवक यानी ईस्ट, जो ईस्ट होता है, ईस्ट, खमीर, खमीर जिसको आप कई बार बोलते हो, तो ये भी एक कोशिकीय होता है बेटा। तो ईस्ट में भी कैसा श्वसन होता है, वायवीय श्वसन देखने को मिलता है। अभी तक आपने जितनी बुक्स में पढ़ा या जितनी बार अभी तक मैंने पढ़ाया, मैंने कहा था कि ईस्ट में है वायवीय श्वसन है, लेकिन नहीं, अब आप लोग पढ़ोगे कि ईस्ट में दोनों तरीके के रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी आप समझना कि कैसे, ठीक है। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि मैम ये किस किस में होता है, तो ये एक कोशिकीय जीवों में, ये एक कोशिकीय जीवों में होता है। कौन से एक कोशिकीय जीवों में होगा, कौन से एक कोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय में तो होता ही नहीं है, ये एक कोशिकीय जीव में हुआ, सिंगल सेल्यूलर में हुआ। और कौन से सिंगल सेल्यूलर में हुआ, तो आप लोग बताकर चलते हो जीवाणु में, ये होता है प्यारे बच्चे जीवाणु में। तो इसको करता है जीवाणु, जीवाणु करता है, बैक्टीरिया करता है अवायवीय श्वसन। भैया बैक्टीरिया हर जगह है, बैक्टीरिया को चाहे तुम पानी में जिंदा रख लो, बैक्टीरिया को चाहे तुम हवा में जिंदा रख लो, बैक्टीरिया को चाहे तुम मिट्टी में जिंदा रख लो, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, क्योंकि उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। तो बैक्टीरिया जो होता है इसमें किस प्रकार का श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। और आप जानते हो बैक्टीरिया क्या होता है, एक कोशिकीय। और एक और अपवाद यहाँ पर लिखकर चलोगे, ईस्ट, एक और अपवाद लिखकर चलोगे, ईस्ट, यही खमीर। तो ईस्ट भी एक कोशिकीय ही होता है बेटा, और इसके अंदर भी कैसा श्वसन होता है, वायवीय। यानी ईस्ट वायवीय और अवायवीय दोनों कर सकता है। मैम कैसे कर सकता है बताओ, इस पर प्रश्न आता है पेपर में। तो आइए बात करते हैं बेटा ईस्ट की, बात करते हैं ईस्ट की प्यारे साथियों। ये जो ईस्ट है ये एक ऐसा चमत्कारी कवक है प्यारे बच्चों, जिसमें दोनों तरीके के श्वसन देखने को मिलते हैं। ईस्ट में आपको वायवीय श्वसन भी देखने को मिलेगा, वायवीय श्वसन भी देखने को मिलता है, क्लियर। और यहाँ पर आपको एरोबिक भी मिलेगा और प्यारे बच्चे एनएरोबिक भी मिलेगा, यानी अवायवीय श्वसन भी यहाँ पर देखने को मिलता है, अवायवीय श्वसन भी यहाँ पर देखने को मिलता है, एनएरोबिक भी देखने को मिलेगा। ईस्ट में दोनों तरीके का श्वसन देखने को मिलता है। जब ईस्ट वायवीय श्वसन करता है तो इसका जो अंतिम उत्पाद होगा वो कौन सा होगा, पेपर में पूछा जाएगा कि ईस्ट जब वायवीय श्वसन करता है तो इसका अंतिम उत्पाद क्या होगा। तो तब इसका जो अंतिम उत्पाद होता है ना, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। हमारी तरह जब ये वायु की उपस्थिति में श्वसन करेगा ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकालता है। आपको पेपर में पूछा जाएगा कि जब ईस्ट में वायवीय श्वसन की क्रिया होती है तो ये कौन से बाय प्रोडक्ट निकालता है,
तो आप सेम वही बताओगे जो हमारे अंदर थे। वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद थे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकालेगा बेटा, और इसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही बबल्स आते हैं चीजों में। जैसे कि आप इडली और डोसा बना रहे हो, कितने बच्चों ने इडली और डोसा खाया? युगलिना में भी यही होगा बेटा, युगलिना के अंदर भी वायवीय श्वसन होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो प्रोटोजोआ जो होते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो होंगे, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये सब क्या करते हैं आप लोगों का वायवीय श्वसन। ठीक है, अब आओ इधर सुनते हैं हम लोग। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब आप लोगों को पूछेगा कभी भी पेपर में, समझ में नहीं आ रहा, समझ आएगा, चीजों को अच्छे से समझो। देखो इधर एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझा कर ही छोड़ूंगी, ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली मैं तुम्हें। देखो, हमने बात करी कि वायवीय श्वसन जो होता है ये ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन किस किस में होता है आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन जो है ये एक कोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय में है ही नहीं। और एक कोशिकीय में कौन कौन आते हैं? जीवाणु आता है और ईस्ट आता है। ठीक है, लेकिन मैम वायवीय श्वसन के साथ थोड़ा सा पंगा है। वायवीय श्वसन दोनों में होता है, एक कोशिकीय में भी और बहुकोशिकीय में भी। एक कोशिकीय के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। कौन कौन से एक कोशिकीय जीव है जिनमें वायवीय श्वसन होता है? तो ईस्ट याद रखना, अमीबा याद रखना, पैरामीशियम याद रखना, युगलिना याद रखना। ठीक है, तो ये होते हैं एक कोशिकीय, और एक कोशिकीय होते हुए भी इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो वायवीय है, यानी ये बिना वायु के मर जाएंगे, बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे। ठीक है, और मैडम जी यहाँ पर बहुकोशिकीय में भी होता है, तो बहुकोशिकीय तो तुम जानते हो, हम बहुकोशिकीय हैं, जीव जंतु बहुकोशिकीय हैं, पक्षी बहुकोशिकीय हैं, पौधे बहुकोशिकीय हैं, वो सब करते हैं ऑक्सीजन वाला श्वसन। यहाँ पर आपने देखा कि आपको दो ही एग्जाम्पल याद करने हैं, जीवाणु और ईस्ट। पंगा थोड़ा सा ईस्ट के साथ है। ईस्ट के साथ क्या पंगा है कि ईस्ट जो है बड़ा ही चमत्कारी है। ईस्ट चमत्कारी क्यों है? क्योंकि दोनों तरीके से जिंदा रह सकता है, वायवीय श्वसन भी कर सकता है और भैया अवायवीय श्वसन भी कर सकता है। अब पेपर में प्रश्न बनेगा कि जब ईस्ट वायवीय श्वसन करता है तो कौन कौन से अंतिम उत्पाद निकालता है? आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकालता है, भाई वही थे बाय प्रोडक्ट आपके वायवीय श्वसन के, तो यही आप निकालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। लेकिन जब ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है तो तब ये कौन कौन से अंतिम उत्पाद निकालता है, ये आपको पूछा जाता है। तब ये कौन कौन से अंतिम उत्पाद निकालेगा? तो आप लोग बताकर चलते हो कि जब ये अवायवीय श्वसन करता है तो इसके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं ना वो थोड़े से बदल जाते हैं। इस बार इसके जो बाय प्रोडक्ट होंगे वो होगा एथेनॉल, वो होगा प्यारे बच्चे एथेनॉल। तो ये क्या निकालता है? एथेनॉल निकालता है। समझ में आई? तो आपको पूछता है पेपर में कि जब ईस्ट होगा, मैम मछली में भी वायवीय श्वसन होता है बेटा। मछलियां जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेती हैं। अभी मैं मछली के बारे में बताऊंगी आपको, ठीक है। आज ये चैप्टर थोड़ा सा फिर भी रह गया है, कल की क्लास में भी पढ़ोगे, तो जब आप पढ़ोगे तो मछली के बारे में बताऊंगी कि मछली के पास गिल्स होते हैं, और गिल्स की खास बात है कि वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं। हमारे फेफड़े नहीं ले सकते पानी की घुली हुई ऑक्सीजन, इसीलिए हम पानी में डूबने से मर जाते हैं। अब देखो इसका अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? एथेनॉल। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आपने अभी भी पढ़ा था कि ये जो आपका अवायवीय श्वसन होता है इसका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, एथेनॉल भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलेगा? जब ईस्ट जो होगी वो क्या करती है? वायवीय श्वसन करती है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का जो एथेनॉल होगा ये कब निकलता है? जब ईस्ट आप लोगों की अवायवीय श्वसन कर रही होती है। अब सुनोगे मेरी बात बड़े ध्यान से, ठीक है, बड़े ध्यान से बात ये सुनोगे कि मैम लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है। इस वाले पॉइंट को चाहे आप इरेज करो, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, एथेनॉल रखो। कार्बन डाइऑक्साइड आप यहाँ लिख चुके हो ऑलरेडी, ये रहा देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड आप यहाँ लिख चुके हो ऑलरेडी, तो इसीलिए एथेनॉल याद रखो। और एथेनॉल मैंने आपको बता ही दिया कि जो लैक्टिक एसिड होती है, ये एथेनॉल जो होता है ये आपकी ईस्ट जब निकालती है जब ये अवायवीय श्वसन करती है, ठीक है। अब बात आता है लैक्टिक एसिड के ऊपर कि मैम लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है। लैक्टिक एसिड, तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है इसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। लैक्टिक अम्ल, ये लैक्टिक अम्ल बनता है हमारी मांसपेशियों में। तो लैक्टिक अम्ल
अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है हमारी मांसपेशियों में। अब आप कहोगे मैम आपने तो कहा हम वायवीय श्वसन करते हैं, तो ये तो अवायवीय श्वसन का बाय प्रोडक्ट आपने बताया, तो क्या हमारे अंदर अवायवीय श्वसन भी होता है? तो बेटा जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हमारी कोशिकाएं कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम मतलब 5 मिनट, है ना, कुछ टाइम के लिए हमारी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन करने लग जाती है। और जब हमारी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन करती हैं तो उस दौरान वो निकालती है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड आपके फेफड़े बाहर नहीं निकाल पाते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को तो आपके फेफड़े बाहर निकाल देते हैं, लैक्टिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाते। ये लैक्टिक एसिड आपकी मांसपेशियों में जम जाता है और आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है। इसीलिए एक्सरसाइज करने के बाद आपकी मांसपेशियों में दर्द जो होता है वो इसी के कारण होता है। तो आपको पेपर में पूछा जाता है कि अतिरिक्त व्यायाम करने पर, अतिरिक्त व्यायाम के दौरान, ठीक है, के दौरान मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, ठीक है, जमाव के कारण दर्द होता है। ये क्वेश्चन आया है पेपर में, इसको इम्पोर्टेंट करके लिख लेंगे, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे जब आप अतिरिक्त व्यायाम करते हो, अतिरिक्त व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण दर्द होता है, तो लिखेंगे ड्यू टू एक्यूमिलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, मसल्स पेन अकर या कोजिज, ठीक है। तो आपकी मांसपेशियों में जो दर्द होता है, देखो कई बार तुमने ट्राई भी करा होगा, जैसे आज मैं भाग ली भैया, आज मैंने 1 किलोमीटर की दौड़ लगा दी, तो रोज तो मैं लगाती नहीं हूँ, मेरी कोशिकाओं को तो आदत नहीं है इतनी मात्रा में ऑक्सीजन लेने की, और मैंने 1 किलोमीटर की दौड़ लगा दी, तो भैया मैं ज़्यादा ज़्यादा सांस लूंगी, फिर मेरी सांसें फूल जाएंगी और ज़्यादा ऑक्सीजन मेरी बॉडी के अंदर जाएगा और ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा मात्रा में बर्न होगा। उस दौरान मेरी कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी में मेरी कोशिकाएं क्या करेंगी, ग्लूकोज को नहीं जला पाएंगी और उस दौरान लैक्टिक एसिड का निर्माण करेंगी। और जैसे जैसे मेरे शरीर में लैक्टिक एसिड बनेगा वो मेरी मांसपेशियों में जाकर जमा हो जाएगा। इस लैक्टिक एसिड को मेरे फेफड़े बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ये मेरी मांसपेशियों में जम गया और अगले दिन मैं ऐसे चलूंगी, पैरों में बड़ा दर्द होगा मेरे, अरे भैया कितने पैरों में दर्द है। जब तुम कभी दौड़ लेते हो, कभी भाग लेते हो, कभी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, अगले दिन तुम्हारे हाथ पैरों में दर्द होता है। अब जब तुम ऐसा कंटिन्यूसली 4-5 दिन करोगे तो वो दर्द धीरे धीरे फिर गायब हो जाता है। मैम 4-5 दिन बाद क्यों गायब होता है? क्योंकि फिर आपकी कोशिकाओं को आदत पड़ जाती है, आपकी कोशिकाएं हैबिचुअल हो जाती हैं, उसको पता चल जाता है कि अब तो ये बंदा रोज ही इतनी मेहनत करने वाला है, इसीलिए भैया अपनी ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित करके चलो। तो जब हम कोई अचानक से चीज करते हैं ना, तो हमारा शरीर भी उस चीज को समझ नहीं पाता और वो अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है। तो इस प्रतिक्रिया के दौरान जब हमारा शरीर ज्यादा मेहनत करता है तो हमारी कोशिकाएं करने लगती हैं अवायवीय श्वसन और लैक्टिक एसिड बना लेती हैं। यही लैक्टिक एसिड हमारी कोशिकाओं में जमा हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, एक बच्चा पता नहीं क्या लिख रहा है, भगवान विष्णु करके, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा आप क्या लिख रहे हो। मैम चोट लगने पर भी होता है दर्द, वो दर्द तो अलग है, वो तो टिश्यू डैमेज होने पर होता है। भाई जहां आपको चोट लगी है वहां के टिश्यू डैमेज हो गए हैं, वहां की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तब आपको दर्द होता है। जब आप भाग रहे हो तब क्या आपके टिश्यू डैमेज हुए हैं? कहोगे नहीं मैम। अब जैसे आज मुझे यहाँ दर्द हो रहा है तो लैक्टिक एसिड यहाँ जमा हो गया, कल मैंने शायद कुछ हैवी वर्कआउट तो खैर नहीं, मैंने कुछ हैवी काम करा था, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कल क्या ऐसा करा था। शायद मैंने कल एक बच्चे को ऐसे ऐसे कई बार उठाकर खिलाया था या कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर मेरे आज थोड़ा सा मसल का पेन है, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, ईस्ट दिखता कैसे है भैया? ईस्ट जो होता है वो एक तरीके का कवक है,
वो बडिंग उसमें प्रोसेस देखोगे तो ऐसा दिखेगा। बाकी एक चूर्ण की तरह भी आप लोगों को दिखता है। ईस्ट का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। तो बाकी की चीज़ें हम लोग कल की क्लास में समझेंगे, ठीक है। बाकी की चीज़ें जो हैं हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में आपको समझाएंगे। बेटा डायग्राम से समझाने वाली चीज़ें जहाँ होंगी वहाँ समझाऊंगी बिल्कुल। जैसे कल की क्लास में मैं आपको आपका डायफ्राम जो है इसके बारे में भी बताऊंगी चीज़ों को। तो डायग्राम से जो चीज़ें समझाने वाली हैं उनको मैं आपको कल बिल्कुल समझाऊंगी। ये ऐसे फैक्ट हैं जहाँ पर आप लोगों को चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए आपने यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्चुअल करी हैं, ठीक है। क्लियर? तो मिलते हैं आप कल की क्लास में बेटा। फिर लैक्टिक एसिड रिलीज कैसे करेगा, धीरे धीरे वो आप लोगों की बॉडी से अपने आप मल के रास्ते रिलीज हो जाता है। धीरे धीरे वो मूत्र और मल के रास्ते धीरे धीरे अपने आप रिलीज हो जाता है आपकी बॉडी से, ठीक है। क्लियर? चलो, तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं आप कल।